जी हाँ, नमस्कार साथियों। संविदा शिक्षक वर्ग 3 का तैयारी करने वाले सभी साथियों का इस वीडियो में मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ साथियों। और आप सभी को पता ही होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हाल ही में कुछ दिनों पहले पीएसबी के द्वारा संविदा शिक्षक वर्ग 3 का रूल बुक जारी कर दिया गया है, ठीक है? अब इस रूल बुक को देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे साथियों कि ये जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो क्या ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा? या फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? या फिर कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं? कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना? और सब्जेक्ट क्या होने वाला है, ठीक है? ये भी बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा। तो इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा से देने वाला हूँ और साथ के साथ में प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं लेके आया हूँ साथियों ईएसबी का जो रूल बुक है, जो कि मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये रूल बुक है जो कि मैंने ईएसबी के साइट पे डाउनलोड किया है, ठीक है? तो ये आप देख पा रहे होंगे कर्मचारी चयन मंडल भोपाल का, ठीक है? इसमें पूरा जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑनलाइन भरने की जो प्रक्रिया की जो तिथि यहाँ पे इन्होंने रखा है, वो रखा है 1/10/2024 से 15/10/2024 तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है? और संशोधन यदि उसमें यदि आपने फॉर्म अप्लाई करते समय कोई गलती किया है, तो आप संशोधन कर सकते हैं, जो कि ये 20/10/2024 तक रहेगा, ठीक है? और इसी में जो रूल बुक में जो सिलेबस दिया गया था, जो सिलेबस से मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। इस सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि बिना सिलेबस से आप जो है एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं करोगे साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने का जो मेन आधार हम कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं, वो है सिलेबस। क्योंकि यदि आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा, तो आप जो है क्वेश्चन कैसे हल कर पाओगे? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सिलेबस से हमें बहुत ही अच्छे से रूबरू होना होता है और मैं यहाँ पे टॉपिक वाइज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और साथ ही साथ अ, हम एक-एक सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा सिलेबस जो कि नीचे वाले पेज पे है, ठीक है? सो मैं लेके चलता हूँ आपको सिलेबस की ओर और यहाँ पे हम आज ये है सिलेबस में, ठीक है? सो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों से मैं आप लोगों को रूबरू करा दूँ साथियों, जो कि आपका शायद क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या कि इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं? सो 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? और इसमें 150 क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपके पास में समय दिया गया है 2.5 घंटे का, है? यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का समय आपके पास में होगा। और सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आप सभी का एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये नेगेटिव तो नहीं होगा, है ना? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होंगे इसमें, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये आपको समझ में आ गया, जो कि 1 अंक का होगा तो 150 क्वेश्चन कितने 150 नंबर के होंगे, है ना? और इन्होंने इसी में ऐड करके यहाँ पे दिया है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ये हम सभी के लिए बहुत खुशखबरी है साथियों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहे हैं, है ना? और इसमें थर्ड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पी होंगे, कहते हैं सही विकल्प वाले, जिसमें कि 4 ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और उन चारों ऑप्शनों में से एक सही ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो ऑनलाइन होने वाली है, ठीक है? या मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया और उसके बाद में हम चलते हैं साथियों सब्जेक्ट की ओर। ना सिलेबस में कौन-कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। सो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा सीडीपी, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी कहा जाता है और इसमें जो है 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे और जो कि बाल विकास के जो है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे है ना? तो पहला जो सब्जेक्ट है सीडीपी है, ठीक है? इसके बाद में सेकंड जो सब्जेक्ट है साथियों, वो है लैंग्वेज फर्स्ट का। तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको चूज़ करना होता है, जिसमें कि आपका जो अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका बेसिक अच्छा हो, वो सब्जेक्ट आप जो है चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है? जो कि लगभग 20 से 21 लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, फिर भी ये मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँगा कौन-कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी जनरली सामान्यतः लोग जो सेलेक्ट करते हैं, वो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, है ना? या फिर संस्कृत हो, ये कुछ लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। सो पहला जो लैंग्वेज होगा साथियों, वो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे संस्कृत के, है ना?
सॉरी 30 क्वेश्चन होंगे, वो चाहे संस्कृत का हो या इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो, ठीक है, जो कि 30 नंबर का होगा। इसके बाद में सेकंड लैंग्वेज में आपको, जैसे आपने यदि आपने यहाँ पे हिंदी ले लिया है ना, तो आप सेकंड में हिंदी नहीं ले सकते हो, सेकंड दूसरा लैंग्वेज लेना पड़ेगा, जैसे कि संस्कृत, ठीक है, या फिर इंग्लिश, अदर कोई सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 30 नंबर के ही होंगे, ठीक है। इसके बाद में मैथ्स है, सभी के लिए कंपलसरी है ना, सभी को ये जो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, है ना, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, जो कि 30 नंबर का ही होगा। और पर्यावरण, जिसे ईवीएस कहा जाता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के ही होंगे। इस प्रकार यदि क्वेश्चनों की संख्या यदि हम यहाँ पे देखें तो 150 क्वेश्चन है, जो कि मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को यहाँ पे बताया था, जो कि 150 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेबस देख लिया था, जो कि 5 सब्जेक्ट आपको आने वाले हैं, जिसमें कि सीडीपी हो गया, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, जो कि आपको सिलेक्ट करना है ना, और उसके बाद में मैथ्स और पर्यावरण सभी के लिए, है ना, 3 सब्जेक्ट सभी के लिए, वो चाहे सीडीपी की बात करें या फिर मैथमेटिक्स या फिर पर्यावरण, है ना, इन जो सब्जेक्ट है सभी के लिए समान है। बस हम लोगों को यहाँ पे एक जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का, जो कि आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों से भी आप लोगों को रूबरू करा दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाए होंगे, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जो कि 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षणिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो कि विशिष्ट समझ और आवश्यकता पर आधारित होंगे, ठीक है। और विद्यार्थियों के साथ में संवाद और सीखने हेतु अच्छे फैसिलिटी की विशेषताओं एवं गुणों पर आधारित होंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाषा फर्स्ट में, अच्छे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था, भाषा फर्स्ट के प्रश्न पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रवाहित पर आधारित होगी, है ना, जो कि ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, सिलेबस में जो है सीडीपी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो पहला जो विषय दिया है इन्होंने, सीडीपी है, जिसे हम बाल विकास कहते हैं, और बाल विकास में किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक इन्होंने दिया है सीडीपी में, बाल विकास की अवधारणा एवं उनकी, सॉरी, एवं इसका अधिगम से संबंध, है ना। पहला जो टॉपिक इन्होंने दिया है, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी सीडीपी को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है साथियों। एक है बाल विकास और नेक्स्ट अगला मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। सो 15 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बाद में बाल विकास के सिद्धांत, जो कि नेक्स्ट अगले टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधित समस्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव हो गया, सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक जगत एवं बच्चे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है प्याजे, पावलाव, कोहलर और थर्नडाइक की इनकी आलोचनाएं और इनकी रचनाएं आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें बाल केंद्र एवं प्रगति शिक्षा की अवधारणाओं को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, और बुद्धि की रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप में उनका मापन और साथ ही साथ उनके बहुआयामी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, व्यक्तित्व और उनका मापन आप कैसे कर सकते हो, और भाषा और विचार से आपको यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला है सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर और जेंडर की भूमिका क्या है, और साथ ही साथ लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाओं से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। तो समाज में निर्माण और जेंडर के साथ साथ जेंडर की क्या भूमिका है, और लिंग भेद और शिक्षा प्रथाएं कैसी होती है, ये आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्या कि प्याजे, कोहलवर्ग और थर्नडाइक हमने यहाँ पे देख लिया, बाल केंद्रित प्रकृति शिक्षा की अवधारणाएं देख ली, बुद्धि की रचना और आलोचनात्मक रूप से उनका मापन और बहुआयामी बुद्धि, ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद में व्यक्तित्व और उनका मापन आप कैसे कर सकते हैं, भाषा, विचार, साथ ही साथ सामाजिक निर्माण में
सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर हो गया, जेंडर की क्या भूमिका है, लिंग भेद और शैक्षणिक प्रथाएं क्या क्या होती है ना, ये आपको यहाँ पे देखना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछने को तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर क्या है, साथ ही साथ साला आधारित आकलन या सतत एवं समग्र मूल्यांकन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कुछ जो टॉपिक है क्या है कि अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु प्रयुक्त प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है और कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने के लिए आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन के लिए जो है बच्चों की तैयारी को हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो सेकंड जो 15 नंबर है उसको भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। पहला जो यहाँ पे 5 नंबर के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ कैसी होती है। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा लाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की पहचान आपको करते आना चाहिए, कैसे करना है अधिगम। नेक्स्ट अगला है अधिगम में कठिनाइयाँ एवं क्षति एवं आदि से ग्रसित बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान हमें करना है और प्रभावित एवं सृजनात्मक विशेषता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान करना है और समस्याग्रस्त बालकों की पहचान और उसका निदानात्मक यानी कि उनकी समस्याओं का निदान हम कैसे कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में बाल अपराध एवं कारण एवं उसका प्रकार को समझना होगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि 5 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो तो यहाँ पे है अधिगम और शिक्षा शास्त्र जिसे पेडागोजी कहा जाता है। इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कि टॉपिक यहाँ पे दिया गया है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला जो टॉपिक यहाँ पे दिया है पेडागोजी से कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं और बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। ठीक है, ये अपने आप को बताना होगा। ठीक है, तो शायद शिक्षण और अधिगम की जो है मूलभूत प्रतिक्रिया, साथ ही साथ बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ कैसा होना चाहिए। इसके बाद में समस्या समाधान करता है वैज्ञानिक अन्वेषण के साथ साथ में बच्चे यानी कि अन्वेषण के रूप में बच्चों को आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक है। इसके बाद में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती है, साथ साथ बच्चे त्रुटि कैसे करते हैं ना, बच्चों की त्रुटियों की अधिगम प्रक्रिया के साथ सार्थक कड़ी के रूप में आपको यहाँ पे समझना होगा और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से हैं और उनके साथ साथ में बच्चों के या अधिगम में रुचि को आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो है संज्ञान और संवेग। ठीक है, और अभिप्रेरणा और अधिगम आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में अधिगम में योग्यता देने वाले कारक जिसमें कि व्यक्तिगत और पर्यावरण दोनों ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है निर्देशन एवं परामर्श, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में अभिक्षमता और उनका मापन आप कैसे कर सकते हैं, स्मृति और विस्मृति क्या होती है ना, ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीडीपी के लगभग सभी चैप्टरों से मैंने आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे बता दिया सर कि किस किस टॉपिक से पूछने वाले हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे 30 जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बाल विकास से, और बाल विकास को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। वैसे अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला बाल विकास के ये टॉपिक है और इन टॉपिकों को आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर करना होगा ताकि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में पेडागोजी है और इसके बाद में आपको देखने को मिला था यहाँ पे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, इसके बाद में लैंग्वेज फर्स्ट है। साथियों, लैंग्वेज फर्स्ट में जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था जो कि 30 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। अब इस 30 को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है 15-15 में। अब वो कौन कौन सा है, पहला जो भाग आएगा साथियों भाषा
तो भाषाई समझ एवं अवबोध से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है गद्यांश देखने को मिलेगा, जिसमें कि नाटक हो सकता है, एकांकी घटना या निबंध या कहानी आदि हो सकता है। दूसरा अपठित पद्यांश आपको देखने को मिलेगा, जो कि गद्यांश और पद्यांश दो ही मिलकर आपको 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना। और उसमें साथ ही साथ यहाँ पे होने वाला है व्याकरण, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिख के भी रखा है ना। और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और समरसता या तत्कालिक घटनाओं पर आधारित भी जो है यहाँ पे गद्यांश से पद्यांश हो सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके पश्चात नेक्स्ट अगला, ये तो 15 नंबर हो गया। इसके बाद में सेकंड जो 15 नंबर है वो है भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, जिसे पेडागोजी कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है आपको, तो पहला इन्होंने दिया है भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, है ना, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता। सेकंड है भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। भाषा शिक्षण में सुनना हो गया, बोलना, बोलने की भूमिका, साथ ही साथ भाषा के कार्य क्या क्या है, और बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला इन्होंने दिया है कि भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां और साथ ही साथ कठिनाइयाँ क्या-क्या होती है और क्या-क्या त्रुटियाँ होती हैं, है ना? इनको इनको क्रमबद्धता के रूप में जो है समझना होगा, ठीक है? ये जो टॉपिक है ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद में भाषा के विचार जो है, भाषा के 4 कौशल है जो कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना? इनका मूल्यांकन आप कैसे करोगे, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद में कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री क्या-क्या है, जिसमें पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, जिसमें कि दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियाँ कौन-कौन सी होती है, और बहुपक्षीय जो है स्रोत कैसा होता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और पुनः शिक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30 जो क्वेश्चन आपको बताया साथियों, लैंग्वेज फर्स्ट जो कि हिंदी के जो आप देख सकते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कि आपके ऊपर में कि आप जो है किस लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में रखना चाहते हो तो फर्स्ट में रख सकते हैं, लैंग्वेज सेकंड में रखना चाहते हो तो सेकंड में रख सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में भी सेम है साथियों, क्योंकि 15 जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी 2 भागों में बांटा गया है, 15-15 नंबर पे, ठीक है। 15-15 नंबर पे तो हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम ही है ना? जिसमें कि आपको यहाँ पे वही उसी प्रकार से सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस अंतर ये है कि यहाँ पे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट अगला जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। तो संस्कृत में क्या-क्या है वो आप देख सकते हैं। संस्कृत में भी जो है 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 2-2 भाग में बँटेंगे, है ना? एक 15 नंबर का होगा जो कि भाषा समझ होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलेंगे। और ये गद्यांश और पद्यांश में जैसे गद्यांश में नाटक, निबंध, कथा हो सकता है, और दूसरा पद्यांश में जो है इसमें एक पद्यांश दिया जा सकता है, ठीक है, जिसमें कि व्याकरण और मौखिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें गद्यांश या पद्यांश की यदि हम बात करें तो वो सामाजिक समरसता या तत्कालीन घटनाओं पर आधारित हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है जो विकास, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, जिसे पेडागोजी कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, जो कि आपने हिंदी में भी देखा होगा, है ना। सेकंड टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, में सुनना एवं बोलने की क्या भूमिका है, और भाषा के कार्य, और बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। इसके बाद में मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, और उसके बाद में भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों में क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं, और साथ ही साथ क्या-क्या कठिनाइयाँ हमें जो है बचपन में देखने को मिलती है, और त्रुटियाँ कौन-कौन से करते हैं, इन सब को क्रमबद्धता से हमें समझना है, ठीक है। इसके बाद में भाषा के 4 कौशल, जैसे कि सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इनका मूल्यांकन आप कैसे करोगे, है ना, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार और अन्य सामग्री, जिसमें कि बहुपक्षीय स्रोत इत्यादि को आपको यहाँ पे, और उसके बाद में पुनः शिक्षण, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने संस्कृत के जो टॉपिक थे उनको भी बता दीजिए, जो कि संस्कृत 30 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ अब उर्दू में। तो उर्दू में भी लगभग वही
है साथियों, जैसे कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज देखा हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज उर्दू को मैंने दिखाने का प्रयास किया इंग्लिश, और थर्ड मैंने यहाँ पे दिखाया था संस्कृत। ठीक है, इसी प्रकार उर्दू में भी आपको सेम टॉपिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसमें भी जो है पेडागोजी में भी लगभग सेम ही टॉपिक है, जैसे सीखना और याद रखना, है ना, सीखना और याद रखना, जवाब की जो है तदरीस के असूल। ठीक है, तो ये उर्दू में दिया गया है, मतलब कि सेम जो टॉपिक है सेम है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके बाद में मैं लेके चलता हूँ साथियों विषय वस्तु में। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो गणित है। ठीक है, तो गणित में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गणित में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहला जो टॉपिक उन्होंने मैथ्स में दिया साथियों, मैथ्स में भी कितने 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये भी जो है 15-15 नंबर पे बटा हुआ है। ठीक है, सभी जो सब्जेक्ट है साथियों, पांचों सब्जेक्ट 15-15 नंबर पे बटे हुए हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक इन्होंने दिया है संख्या पद्धति कि 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना लिखना और 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थायी मान और उनकी समझ पर आधारित 4 मूलभूत प्रक्रियाएं सॉरी संक्रियाएं जो है वो आपको यहाँ पे समझना होता है। ठीक है, उस मैथ्स का एक संख्या पद्धति का काफी अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, इसके बाद में जोड़ना घटाना, 5 अंकों की संख्याओं का जोड़ना और घटाना, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में गुणा, जिसमें कि 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना है, और साथ ही साथ भाग, 2 अंकों वाले संख्या में 4 अंकों वाली संख्या से कैसे भाग दे सकते हैं, और भिन्न भिन्न अंकों की अवधारणा एवं सरलतम रूप, जिसमें कि समभिन्न, विषमभिन्न, और उसके बाद में भिन्नों को जोड़ना और गुणा करना, और समतुल्य भिन्न, साथ में दशमलव में तथा दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे लिखा जाता है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक यहाँ किया जाता है वो सामान्य प्रयोग होना, जिसमें कि सामान्य प्रयोग होना में जिसमें कि लंबाई हो गया, भार हो गया, आयतन हो गया, और साथ ही साथ बड़ी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई कौन सी है, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, इसके बाद में बड़ी इकाई तथा छोटी इकाई तथा छोटी इकाई और बड़ी इकाई में आपको बदलते आना चाहिए कि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कैसे बदल सकती है और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कैसे बदल सकती है। ठीक है, उसके बाद में जो है ज्ञान इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन का ज्ञात करना, उसके बाद में जिसमें पैसा हो, लंबाई, भार, आयतन, और उसके बाद में अंतराल अंतराल संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, और गणितीय संक्रियाओं का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है मीटर, है ना, जिसमें कि मीटर और सेंटीमीटर, और साथ ही साथ सेंटीमीटर को मीटर में आप कैसे बदल सकते हैं। पैटर्न संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें कि संख्याओं संबंधित पैटर्न का समझ आप को आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और पैटर्न पैटर्न तैयार कर उनका संक्रियाओं पर आधारित या सामान्यकरण त्रिभुजीय संख्याओं संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानना। ठीक है, इसके बाद में ज्यामिति आ सकता है, जिसमें कि मूल ज्यामिति अवधारणाएं, जिसमें कि किरण, आरेख, कोण, है ना, जिसमें कि कोण में वर्गीय कोण, है ना, कोण वर्गीकरण, जिसमें त्रिभुज आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि त्रिभुजों का वर्गीकरण, है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने दिया है कि भुजाओं के आधार पर भी हो सकता है, जिसमें कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सो पैटर्न आधारित जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं ज्यामिति से रिलेटेड, उनको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, और वृत्त के केंद्र, जिसमें कि त्रिज्या और व्यास की पहचान आप कैसे करोगे। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। वृत्त, त्रिज्या, व्यास में परस्पर संबंध को समझना होगा, और उसके बाद में सममिति आकृति एवं परिवेश आधार पर समांतर रेखा और लंबवत रेखा को समझना है। इसके बाद में सरल ज्यामिति आकृति, जिसमें कि त्रिज्या हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, इत्यादि क्षेत्रफल, और साथ ही साथ परिमाप में दी गई आकृति को इकाई मानकर उनको ज्ञात करना, और जिसमें कि 2D आकृति वाले क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कुछ पूछे जाने वाले हैं। दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है फिर घड़ी से रिलेटेड, जिसमें कि घंटे, मिनट को पढ़ना, और साथ ही साथ AM और PM को व्यक्त करना। ये आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में 24 घंटे का और 12 घंटे का संबंध आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, और दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल को आपको पढ़ना है, और गुणा तथा भाग के पैटर्न को पहचानना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे जो मैंने आपको
बताया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जो कि सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे उनके निष्कर्ष या उनका निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि 15 नंबर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो पेडागोजी है साथियों, मैथ्स पेडागोजी, वो जिसमें कि पेडागोजिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कौन कौन से टॉपिक से, गणित शिक्षण द्वारा चिन्हित एवं तर्क शक्ति का विकास करना और पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है और गणित की भाषा आपको समझना होगा। उसके बाद में प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित शैक्षणिक सहायक सामग्री, साथ ही साथ निर्माण एवं उनका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना और इसमें जो है मूल्यांकन की नवीन विधियाँ क्या-क्या है और इसका निदानात्मक परीक्षण परीक्षण के साथ-साथ में पुनः शिक्षण की क्षमताओं का विकास कैसे कर सकता है और गणित शिक्षण की नवीन विधियों का तथा शिक्षण में उपयोग करने वाली उनकी उपयोग होने वाली क्षमताओं को आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक थे गणित शिक्षण में नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। ठीक है, तो ऐसे जो रिलेटेड जो टॉपिक है सभी जो 15 नंबर के आने वाले हैं उनको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है ईवीएस का, जो कि ईवीएस में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 30 नंबर के ही होने वाले हैं और जिसमें कि आपको ये भी 15-15 नंबर में, सॉरी 15 नहीं 20 नंबर में आपको मिलेगा, 20 और 10 में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक इन्होंने दिया है वो दिया है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो है आपके पास में हमारा परिवार और हमारे मित्र, है ना। तो ये आपको पढ़ना है। तो हमारे परिवार में समाज सहसंबंध पढ़ना है और परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और साथ ही साथ उनके प्रति संवेदनशीलता, है ना। और हमारे जो है हमारे पशु, हमारे फालतू जो है पशु पक्षी और मलवाहक पशु या फिर हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु जानवर के प्रदूषण का प्रभाव कैसे होता है। साथ ही साथ हमारे पेड़ पौधे, अस्थायी पेड़ पौधे और हमारे पेड़ पौधे पौधे एवं मनुष्य की अंतःनिर्भरता और साथ ही साथ वनों की सुरक्षा एवं उनकी आवश्यकता और उसके महत्व और साथ ही साथ पेड़ पौधों का प्रदूषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और हमारे प्रकृति संसाधन जिसमें कि प्रमुख प्रकृति संसाधन उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत स्रोत या अनवीनीकृत स्रोत के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो चैप्टर थे वो थे साथियों हमारा परिवार और हमारे मित्र से। ठीक है, इसके बाद में खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और खेल से आपको पढ़ना है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा खेल से क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खेल से खेल, व्यायाम और योगासन। उसके बाद में पारिवारिक उत्सव जिसमें कि विभिन्न मनोरंजन संसाधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतलियाँ, प्ले, उसके बाद में मेला, संस्कृति कार्यक्रम, दिवसों को विभिन्न काम धंधे उद्योग एवं व्यवसाय। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खेल से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो बता दिया मैंने। आवाज़ से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं जिसमें कि पशु पक्षी मनुष्य विभिन्न आवाज़ एवं आवाज़ की आवश्यकता, साथ ही साथ इसमें स्वस्थ जीव के लिए आवास की विशेषताएं क्या क्या होना चाहिए और स्थानीय इमारतों की सुरक्षा और यह सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र धरोहर और उनकी देखभाल कैसे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में उत्तम आवास और उनके निर्माण में संयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना कैसे करना है और शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, इनकी आदतें कैसी होनी चाहिए। ये आवास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, इसके बाद में हमारा भोजन और जिसमें कि आपको पढ़ना है भोजन की आवश्यकता क्या है और भोजन के घटक कौन कौन से हैं और फल एवं सब्जियों का महत्व क्या है और पौधों के अंगों के अनुसार फल एवं सब्जियों के बारे में आपको पढ़ना होगा और भोज्य पदार्थों का स्वस्थ वर्धक नियोजन, उसके बाद में सॉरी संयोजन है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय कौन सा है और उत्तम स्वस्थ हेतु भोजन की स्वच्छता को सुरक्षा के उपाय आपको पढ़ना होगा और खाद्य संसाधन की सुरक्षा। ठीक है, खाद्य संसाधन की सुरक्षा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है सभी में है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पानी और प्रदूषण है, पानी और हवा प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो जीवन के कुछ स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा
की आवश्यकता, साथ ही साथ स्थानीय मौसम, जल चक्र, जलवायु परिवर्तन, और इसके साथ साथ में इसका प्रभाव क्या पड़ता है और जलवायु परिवर्तन से हमारी क्या भूमिका है, ठीक है, इसमें हमारी क्या भूमिका है, ठीक है, ये पढ़ना होगा। पानी के स्रोत जिसमें कि उनके सुरक्षा एवं रखरखाव एवं सुरक्षा एवं पोषण के तरीके क्या-क्या होंगे। ये क्रमिक वायु और वायु पानी में होने वाले रोग कौन-कौन से हैं और उनका उपचार और बचाव कैसे किया जा सकता है, और संक्रामक रोगों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। हवा, पानी, भूमि प्रदूषण और उससे सुरक्षा और साथ-साथ विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों और उनका जो है संबंध एवं उचित निस्तारण आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें कि भूकंप और इसके साथ-साथ भूकंप, बाढ़, सूखा है, और आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय क्या-क्या हो सकते हैं, और आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों का जो है संपोषित प्रबंधन, और जो है संसाधनों का उचित दोहन, और डीजल, पेट्रोलियम खपत और संपोषण आदि के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है जैसे प्राकृतिक वस्तुओं और उपज क्या-क्या होनी चाहिए, जिसमें कि मिट्टी, पानी, बीज, फसल से संबंधित होंगे, जिसमें कि जैविक, रासायनिक खाद, उसके बाद विभिन्न फसलें जिसमें कि उनके उत्पादन के क्षेत्र क्या-क्या है, और फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि और कार्य के क्या-क्या उपकरण हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मानव निर्माण संसाधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है, जिसमें कि वनों की कटाई और शहरीकरण पारिस्थितिक संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ओजोन क्षय और अम्लीय वर्षा, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस आदि के वैज्ञानिक कारणों का निदान आप कैसे कर सकते हैं, पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटन या अपमर्जन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग और आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जो कि सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है सभी यहाँ पे, वो है अंतरिक्ष से, ठीक है। सो अंतरिक्ष से भी पिछले बार जो एग्जाम हुआ था साथियों, उसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है, पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें कि अंतरिक्ष विज्ञान का परिचय और उनके अंतरिक्ष में जीवन बताने वाले अनुभव को आपको समझ, ठीक है। उसके बाद में अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक तथ्य और जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष खोज एवं भविष्यवाणी, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि अंतरिक्ष है, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पे पेडागोजी, और पेडागोजी के क्वेश्चन आप यहाँ पे 10 नंबर के देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको पढ़ना है यहाँ पे पहला क्या है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उनकी आवश्यकता, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व और समेकित पर्यावरण शिक्षा, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सह संबंध, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे दिया गया है अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियां और गतिविधि। इसके बाद में नेक्स्ट अगला इन्होंने परिवेशीय भ्रमण, जिसमें कि प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, ठीक है। उसके बाद में चर्चा में क्या है, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण एवं समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, ठीक है। और उसके बाद में सतत व्यापक मूल्यांकन, जिसमें कि शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, साथ ही साथ वर्कशीट एवं नेक्स्ट साथ साथ से वर्कशीट एवं रिकॉर्ड का प्रयोग करना, और बच्चों की पोर्टफोलियो का विकास करना, और केस स्टडी, साथ साथ व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण करना इत्यादि का व्यवस्था करना, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है। इसके बाद में पर्यावरण शिक्षण में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उनका अनुप्रयोग करना, और स्थायी परिवेश में पर्यावरण समस्याओं और उनके समाधान के साथ साथ खोजने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। तो ये 15 नंबर के टॉपिक थे जो कि ईवीएस के थे, ठीक है, और जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। तो ये क्वेश्चन साथियों ईवीएस के है ना, और यहाँ पे सिलेबस हो गया है समाप्त, जिसमें भी मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया है। तो ये सिलेबस आपको लिख लेना है, मतलब क्योंकि सिलेबस ही एक बेस होता है क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, इसीलिए रूल बुक जारी किया जाता है, क्योंकि पूरा जो आधार होता है रूल बुक, और रूल बुक के आधार पर आपको सिलेबस दिया जाता है, उस सिलेबस को आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, और यही टॉपिकों को आपको क्लियर करना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने यहाँ पे सिलेबस बताने का प्रयास किया साथियों, कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।